मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। पहला मूल अधिकार हम लोगों ने शुरू कर दिया था। पहले मूल अधिकार का नाम था समानता का अधिकार। पहला मूल अधिकार था हमारा समानता का अधिकार। और ये बात बताई गई थी आपको कि कौन कौन से अनुच्छेद इसके दायरे में आते हैं बेटा। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये समानता का अधिकार चलता, जिनमें आर्टिकल नंबर 14 में हमने पढ़ा विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि कानून के समान संरक्षण ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ये जो अधिकार है वो देश के नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 15 की हमने बात करी थी। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 की बात थी। उसके कई सारे पार्ट थे, सब पार्ट आपको बता दिए गए हैं। फिर आया था आर्टिकल नंबर 16 में लिखा गया था कि लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता। लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता। ठीक है, कि जितने भी पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी अवसर होंगे, मौके होंगे, वो देश के नागरिकों को मिलेंगे और उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे पहली हमारी फ्रीडम जो है वो समानता है। पहली जो हमारा जो राइट्स है वो समानता का राइट्स है, सब लोगों को बराबरी का हक। तो यहाँ तक तो हमने कर लिए थे पिछली क्लास में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। ठीक है। इसी समानता के अधिकार में एक अनुच्छेद आएगा भैया अपना, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 17 उसे कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। देखिए, स्पर्श करना होता है छूना, और अस्पर्श करना जो जिसम छू नहीं पा रहे हैं, ये छू नहीं रहे किसी वजह से। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है जो छुआछूत है, छुआछूत जो भाई जाति होती थी प्राचीन समय में, पहले समय में, भारतीय संविधान ने उसका अंत करा है। मतलब भारत के संविधान की दृष्टि में सब लोग समान हैं, कोई व्यक्ति अस्पृश्य नहीं है। तो जो छुआछूत की भावना थी, मतलब ये मलिन बस्ती है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, इस तरीके की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को ख़त्म करने का काम आर्टिकल नंबर 17 में किया गया है। और याद रखें, अस्पृश्यता का अंत ये बताता है कि भारत में सब लोग कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है। इसी के तहत सरकार ने एक एक्ट पास करा था, वो एक्ट पेपर में आता है, उसे कहते हैं SC ST एक्ट। SC ST एक्ट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम। ये जरूर याद रखें, छुआछूत को ख़त्म करा गया आर्टिकल 17 में, और 1989 में
एक एक्ट पास हुआ 1989 में, एक एक्ट पास हुआ जिसे नाम दिया गया SC/ST एक्ट। आपने नाम भी सुना होगा। SC/ST एक्ट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो SC और ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए विशेष आरक्षण है, विशेष प्रावधान है इस अधिनियम में। तो SC/ST एक्ट जो है वो किस अनुच्छेद के दायरे में आता, ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 17। कई बार पेपर में आया है, बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है। सन पूछी जाती है, SC/ST अधिनियम कब का है, कब का है ये अधिनियम? 1989 में। तो आर्टिकल 17 में इतनी बात आपको याद रखनी है, क्या है? अस्पृश्यता का अंत। चलिए आर्टिकल नंबर 18, अगर हम अनुच्छेद 18 की बात करें, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। और इसमें बोला गया है कि जो उपाधियां हैं वो केवल दी जाएंगी शिक्षा और सेना में। सेना में उपाधि दी जाती है मेजर की, है ना, ब्रिगेडियर की, इस तरीके की उपाधि होती हैं। जैसा कि एजुकेशन में डॉक्टरेट एक उपाधि है, लोग डॉक्टर नहीं लगाते, नाम क्या आ गए, तो डॉक्टरेट एक उपाधि है, वो दी जाएगी। तो एजुकेशन और मिलिट्री को छोड़कर बाकी किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन इसमें ये लिख लेना शिक्षा व सेना को छोड़कर, शिक्षा व सेना को छोड़कर। देखिए आपने नाम सुना होगा, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो वो उपाधि नहीं है, वो सम्मान है। क्या है? अगर किसी व्यक्ति को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री या भारत रत्न जैसे नागरिक सम्मान दिए गए हैं तो वो उपाधि नहीं है, वो क्या है? सम्मान है। वो क्या है? उसका सम्मान है, वो उपाधि नहीं है। कभी ये सोच लेते हैं ना बच्चे कि भैया लोगों के नाम के साथ में ये नाम भी जुड़े होते हैं, तो वो सम्मान है उनका, वो उपाधि नहीं है। तो देखिए भारत में उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल नंबर 18 के तहत। उपाधियां जो होती थीं वो असमानता को पैदा करती हैं, असमानता को पैदा करती हैं उपाधियां। आपने एक बात देखी होगी, अक्सर कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर अपने पद का नाम लिखवा लेते हैं। वो जो पद का नाम है वो असमानता को प्रकट करता है। केवल सरकारी गाड़ियों पर ही वो सब चीज़ें इंडिकेटर के रूप में लिखी जाएं जो उस महकमे से जुड़ी हुई हैं। अब पिताजी पुलिस में है तो बेटे ने गाड़ी पे पुलिस विभाग लिखवा रखा है ना। कोई लड़का जो है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ नौकरी करता है किसी विभाग में, तो उसने मोटरसाइकिल पर कलेक्ट्रेट विभाग लिखवा रखा है। अच्छा बताइए, इन सब का ये सब चीज़ें बाकी और नागरिकों के मुकाबले ये अलग बताती हैं, अलग इनका प्रदर्शन होता है या नहीं होता? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की गाड़ी पर कोई पद लिखा हुआ नहीं है और एक गाड़ी पर पद लिखा हुआ है, तो गाड़ी चेकिंग के दौरान कहीं ना कहीं जो गाड़ी चेक करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में ये पद की बात चलेगी चेक करते समय या नहीं चलेगी, है। इसलिए देखिए कहा जाता है कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, वो चीज़ें केवल और केवल जो आदमी पद का इस्तेमाल करता हो उसके लिए हो।
ठीक है। तो भारत में क्या करा गया है, उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है और किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाएगी। और कोई भी व्यक्ति अगर कोई विदेशी उपाधि धारण करेगा तो उसे भारत सरकार मतलब राष्ट्रपति से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। विदेशी उपाधि भी नहीं ले सकते आप, तब तक लो उपाधि नहीं लेंगे जब तक लो हाँ भारत सरकार आपको परमिशन ना दे। ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं समानता के अधिकार का। मोटे तौर पर समानता का अधिकार स्टार्ट होता अनुच्छेद 14 से और अनुच्छेद 14 में लिखा गया है विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ये सब चीज़ें मिलकर देश के अंदर सिमिलरिटी को पैदा करने की कोशिश करेंगी, देश में चीज़ों को समान बनाने की कोशिश करेंगी। ठीक है। क्या बनाएंगी, समान बनाने की कोशिश करेंगी। ये चीज़ें समानता को बताती हैं। किस चीज़ को बताती हैं, समानता को। अब बात चलेगी आर्टिकल नंबर 19 से और हम बात स्टार्ट करेंगे है ना स्वतंत्रता के बारे में। तो दूसरा हमारा जो मूल अधिकार है, पहला समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको। जब राजशाही सत्ता होती थी तो क्या राजशाही सत्ता के दौरान लोगों में समानता थी? यह समानता नहीं होगी, समानता नहीं होगी। भाई राज परिवार विशेष है ना, राजा सर्वश्रेष्ठ है, उसे खुद नियम बनाने और ख़त्म करने का अधिकार है। लेकिन अब लोकतंत्र में और संविधान में किसी एक व्यक्ति की मर्जी से ना तो कोई कानून बनेगा और ना वो कानून ख़त्म होगा। ठीक है। ऐसी देखो दूसरा जो पार्ट हमारा शुरू होता है उसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 22 तक। आदमी चाहता क्या है दुनिया में, पहला चाहता समानता। समानता, अगर आप एक परिवार में रहते हैं तो परिवार का अगर आप हिस्सा हैं तो आपको परिवार में समानता मिलनी चाहिए। फिर आपको अपनी बात रखने की फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। और इस आर्टिकल में हम बात स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 की स्वतंत्रता के अधिकार में। और आर्टिकल नंबर 19 में हमें दी गई है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, हाँ तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। छह प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता है, देखिए पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण या निरायुद्ध सम्मेलन। शांतिपूर्वक या इसे कहते हैं निरायुद्ध सम्मेलन। तीसरा है
उसको हम कहते हैं संगम या संघ, संगम या संघ, या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ऐसे होता है बेटा अबाध विचरण, अबाध विचरण का अधिकार, ऐसी होता पांचवा, उसे कहते हैं निवास का अधिकार, निवास का अधिकार। इसी को बोला गया बेटा हाँ वृत्ति या कारोबार का अधिकार, का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल नंबर 19 की, ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। मानव जीवन के लिए अहम है। कोई भी पक्षी पिंजरे में रहना नहीं चाहता है। मैं आपको बात बताऊं, अगर किसी तोते को पिंजरे में आपने बंद कर रखा है और अगर पिंजरा खोल दोगे तो वो खुले आसमान में उड़ जाएगा। वो अलग बात है कि उसे बंधक बना कर रखा गया है, मजबूरी में रखा गया है, इसका मतलब वो भी फ्रीडम चाहता है। ये नहीं चाहता, वो भी फ्रीडम चाहता है। फ्रीडम में भी ये जो 6 फ्रीडम है ये अनिवार्य है। देखिए सबसे पहली फ्रीडम है, सबसे पहले आज़ादी है वाक। वाक कहते हैं बोलने को। बताइए अगर कहीं किसी व्यक्ति को बोलने ना दिया जाए तो वो घुटन महसूस करेगा या नहीं करेगा? बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी। और अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो आपके विचार हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके मतलब विचार हैं, वो आप अपने विचार दूसरों के सामने रख सकते हैं। तो भारतीय संविधान आर्टिकल नंबर 19 में पहली आज़ादी हमें देता है बोलने की आज़ादी, अर्थात अपने विचार रखने की आज़ादी। आप अपनी बातें रख सकते हैं। अब सवाल लगाइए कि अगर ऐसा हो कि किसी व्यक्ति को बोलने न दिया जाए, उसे उसकी बात रखने ना दिया जाए, तो उस समाज में, उस सोसाइटी में या उस देश में रहने का महत्व क्या है? अपनी बात कहने का, प्रश्न पूछने का अधिकार इंसान को मिलना चाहिए, और ये भारतीय संविधान ने दिया है आर्टिकल नंबर 19 के तहत। अब इसमें 2 बातें निकल कर आती हैं कि देखिए आपको बोलने का अधिकार है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। पहली बात तो देश के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप। सरकारों के खिलाफ बोला जा सकता है, सरकारों के खिलाफ लोग बोलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन जहाँ बात है बोलने की तो देश के खिलाफ, मतलब संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर आप संविधान के खिलाफ बोलते हैं तो ये संविधान की तौहीन है, मतलब देश की तौहीन है। दूसरी बात एक और भी है कि आप सुबह से लेकर शाम तक बोलिए, खूब बोलिए, सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी बातें रखिए, लेकिन बोलने का अपना तरीका रखिए। भाई किसी को अपशब्द आप नहीं कह सकते है। आप सुबह उठे, आपने अपने जीवन की शुरुआत करी, आज नई शुरुआत हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के आप बोलना शुरू कर दोगे, दूसरों को अपशब्द कहोगे। देखिए
अगर आपको बोलने की आज़ादी है तो दूसरे आदमी के भी अधिकार हैं या नहीं है। तो आप अगर अपनी बात रख रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो भारतीय संविधान बोलने की आज़ादी देता है और तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से पब्लिकली लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखते ही नहीं रखते। तो ये बोलने के अधिकार के तहत ही तो है। बोलो भाई, अखबार में जो तुमने लिखवाया है, छपवाया है, वही तो अभिव्यक्ति है जो आपके विचार ही तो हैं जो लोगों तक पहुँचे। किताब लोग लिखते हैं, उसमें वो अपने विचार ही तो प्रकट करते हैं। ठीक है। अब सवाल ये निकलता है कि अगर ये कहा जाए कि कितना बोला जाए और कैसे बोला जाए, तो फिर ये बोलने पर प्रतिबंध है। बोलने पर प्रतिबंध है या नहीं है? भाई आप अपनी बात रखिए, हो सकता है कि समाज में आपकी बात लोगों को अच्छी ना लगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बात को सही तरीके से रखें लोगों के सामने। तो याद रखो, आर्टिकल नंबर 19 में पहली आज़ादी हमें मिली है कौन सी? हाँ, बोलने की आज़ादी। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां आप अपनी बात खुल के रख सकते हैं, अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि शांतिपूर्वक, इसे कहते हैं निरायुध। ये निरायुध नहीं है, यह निर प्लस आयुध। आयुध कहते हैं हथियारों को। बिना हथियारों के या शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं। भाई बताइए, सरकारों से अपनी मांग मनवाने के लिए लोग धरना प्रदर्शन करते नहीं करते? तो ये धरना प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, ये नहीं है? भाई अपनी मांग को उठाने के लिए 10, 50, 100, सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर सरकारों के सामने अपनी मांग रखते हैं। लेकिन उस मांग के लिए बोला गया है कि इस बात का ख्याल रखें, इस बात का विशेष ख्याल रखें कि भैया जो आप सम्मेलन कर रहे हैं या जो आप आंदोलन कर रहे हैं या जो मांग आप रख रहे हैं, उसके लिए वो सब चीज़ें शांतिपूर्वक हों, पहली बात, और उसमें हथियारों का इस्तेमाल ना हो। ठीक है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखें, कानून को फॉलो करें। अपनी बात को रखने से पहले ये भी तय कर लें कि आपको अपनी बात रखने के लिए जो आंदोलन करना पड़ रहा है उससे कहीं दूसरों को परेशानी तो नहीं है। अब ये नहीं है कि आप रोड बंद करके बैठ गए, हम निकलने नहीं देंगे। यार ये मांग तुम्हारी है तो अपनी मांग को रखिए। सरकार है, उनके लिए जगह चिन्हित करके दें कि भाई धरना प्रदर्शन कहाँ होगा, है। लेकिन रोड जाम करने से बाकी लोगों को भी तो समस्याएं पैदा होती हैं, तो ऐसा ना करें। भारतीय संविधान जो है वो अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। 19 में भारतीय संविधान जो है वो लोगों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की भी अथॉरिटी देता है। ठीक है। उसके बाद में क्या है, देखिए, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आप अपना यूनियन बना सकते हैं, किसी या बहुत सारे लोगों का मिलाकर एक समूह बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं आप। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि वो समूह मानव हित में हो, देश हित में हो। वो समूह ऐसा ना हो कि वो देश में कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा करे, उस समूह से किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष जाति वर्ग को नुकसान हो। भाई देखो, तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं, कुछ समझदार लोग, वो एक संगठन बना लेते हैं। उस संगठन में उन्होंने 50 लोग इकट्ठे हो गए हैं, सबने एक ग्रुप बना रखा, सबके नंबर, मोबाइल नंबर उसमें ऐड है। वो उन्होंने बनाया है कि भाई देखो, इमरजेंसी में अगर किसी आदमी को ब्लड की ज़रूरत होगी, है ना, तो वो जो ग्रुप है उनका, व्हाट्सअप ग्रुप या जो भी ग्रुप है, उस ग्रुप में वो कॉल करेंगे कि भाई इस ग्रुप की ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, अगर किसी के पास हो तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जा और वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ऐसे में जो काम करा है उस संगठन ने, वो काम मानव हित में है या नहीं है? बोलो।
वो काम मानव हित में है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं, एक चैरिटी बनाते हैं, उस चैरिटी के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से वो मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जैसे गरीबों की मदद कर दी, वृद्धाश्रम बना दिए, अनाथ बच्चों की मदद करके उन्हें एजुकेशन दे दी। ये संगठन देश हित में है, ये संगठन राष्ट्र हित में है, ये संगठन मानव हित में है। ठीक है, लेकिन ऐसा संगठन कोई तैयार ना हो जो देश को तोड़ने की बात करे, जिससे कि भाई चलो पैसा इकट्ठा करेंगे और इस पैसे से हम एक जंग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई अपनी मांगों की होगी और उसमें हम जो है देश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था या कानून व्यवस्था को तहस नहस करेंगे। ऐसे संगठन बनाने की आज़ादी नहीं दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि संगठन बनाना या आप संगठन नहीं बना सकते, आप संगठन बना सकते हैं। मानव हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में वो संगठन समर्पित होना चाहिए। चलिए देखिए, अबाध विचरण का अधिकार, अबाध, अबाध का मतलब होता है बिना रुकावट के आप विचरण कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं देश में। तो देश के कोने कोने में आपको जाने का अधिकार है। ये नहीं कि आप किसी विशेष राज्य के हैं तो उसी राज्य में रहेंगे, आप दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, आप पूरे भारत के कोने कोने में घूम सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप भाई विदेश में जाएंगे तो विदेश में जाएंगे तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, उस राष्ट्र से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी तो आपको जाने का अधिकार होगा। तो विदेश की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं देश के अंदर की। तो देश के अंदर भारत के कोने कोने में आप घूम सकते हैं, इस बात की आज़ादी है। ठीक है, अब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपका आईडी प्रूफ चेक करा जाता, बोलो, रेलवे सुरक्षा जो तंत्र है, सिस्टम है, आपका रिजर्वेशन है, वो आपकी आईडी चेक करेंगे और भी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। किसी होटल में जाएंगे तो वो भी आपसे आईडी लेंगे, आपकी पहचान लेंगे कि क्या आप कौन हो, कहाँ से हो। तो इसका मतलब ये मत समझना कि आपको घूमने से रोका गया है, आप पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, देश के कोने कोने में जाने का आपको अधिकार है। निवास का अधिकार, निवास कहते हैं रहने का अधिकार। आप भारत के किसी भी स्टेट में आप रह सकते हैं, आप अपना घर बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पर आप रह सकते हैं पूरे भारत में। ऐसा नहीं कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप बिहार में नहीं जा सकते, बंगाल में नहीं रह सकते, चेन्नई में नहीं रह सकते। रहते हैं लोग, सर्विसों के दौरान लोग अपने अपने घर बना लेते हैं उन शहरों में, नहीं बना लेते कि जब तक सर्विस है चलो घर में रहेंगे, किराया कौन देगा। उसके बाद वो रिटायर हुए, अपने बेच के आ गए वो। तो पूरे भारत में आपको रहने का भी अधिकार है। कह रहे हैं देखिए, वृत्ति या कारोबार का अधिकार, वृत्ति या कारोबार, आपको कोई भी कारोबार करने का अधिकार है, बशर्ते कारोबार इलीगल ना हो। भाई कारोबार वैध और अवैध होते हैं, नहीं होते। ऐसे कारोबार जो सरकार की नज़र में वैध हैं, जो कानून की नज़र में वैध हैं, वो वैध कारोबार आप कर सकते हैं, अवैध कारोबार नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ कारोबार ऐसे होंगे जिनके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि बिना लाइसेंस के कारोबार करेंगे। भाई जो प्रक्रियाएं हैं कानूनी, वो सबको फॉलो करनी पड़ेंगी और उसके ज़रिए आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की जो आज़ादी है वो कौन कौन सी है। सबसे पहला है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरा है शांतिपूर्वक या निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार, तीसरा है संगम या संघ बनाने का अधिकार, चौथा है बोलो अबाध विचरण का अधिकार, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, पांचवा है बोलो निवास का अधिकार, देश में कहीं भी रहने का अधिकार, और छठा है कोई भी कारोबार करने का अधिकार। ठीक है, अब ये नहीं कि ये विशेष समुदाय का व्यक्ति है ये इस कारोबार को करेगा, कोई भी आप कारोबार कर लें जो वैध होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी आज़ादी है। और ये जो आर्टिकल नंबर 19 है, ठीक है, आपातकाल जैसी लगता है ये अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म भी हो जाता, क्योंकि ये सबसे बड़ी आज़ादियाँ हैं, सबसे बड़ी आज़ादी। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि अबाध विचरण का अधिकार है। मान लो किसी शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, बोलो दंगे हो रहे हैं, तुम कहोगे नहीं जी हम तो वहाँ घूमने जाएंगे, है
तो वहाँ आपको नहीं घूमने दिया जाएगा। तुम कहोगे ये आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन है, ये 19 का उल्लंघन नहीं है, टेम्परेरी रूप से वहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी आपको, क्योंकि वहाँ के हालात सही नहीं है। करेक्ट। चलिए, आर्टिकल नंबर 19 के पार्ट जोड़े गए बाद में, तो एक आता है अनुच्छेद नंबर 19 का कै। ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा चल लिया है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अनुच्छेद 19 कै, इसमें कई सारी बातें जो हैं वो शामिल हुई हैं, कई सारी बातें इस आर्टिकल में शामिल हुई हैं। जैसे एक आएगा प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता खूब आता है पेपर में कि प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान में कहाँ रखा गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 19 कै में। दूसरा है इसी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार तीसरा बेटा कह रहे हैं विज्ञापन का अधिकार। विज्ञापन का अधिकार। चौथा है कहते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, मतलब सूचना पाने का अधिकार है ये, और ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में। एक आएगा जानने का अधिकार। जानने का अधिकार। एक आएगा विदेश जाने का अधिकार। एक आएगा आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार। प्रसारित करने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार राष्ट्रगान के मामले में। ठीक है, तो देखिए ये सब चीज़ें 19 कै के दायरे में आती हैं। प्रेस की जो आज़ादी है, प्रेस की जो आज़ादी है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आती है भैया? 19 कै में। देखो, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस को आज़ादी है अपनी बात रखने की। फोर्थ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का चौथा स्तंभ है प्रेस, मीडिया। ठीक है भाई, सरकार के 4 पाए हैं, 4 पैर हैं, चौथा पैर क्या है? मीडिया है। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा है मीडिया या प्रेस। खूब आया पेपर में पहले कि फोर्थ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? सरकार का चौथा स्तंभ क्या है? तो सरकार के 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं भैया? सरकार के 4 स्तंभ, स्तंभ कहते हैं पिलर, ऐसे पिलर जिन पर सरकार खड़ी हुई है। एक को कहते हैं व्यवस्थापिका, ये संसद है। दूसरा है कार्यपालिका, ये मिनिस्ट्री आ जाएगी इसमें।
तीसरा है न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ हो जाता है प्रेस या मीडिया। प्रेस या मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है। कैसे? देखिए, व्यवस्थापिका का काम होता कानून बनाना। कानून बनाती है व्यवस्थापिका, मतलब संसद। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका लागू करती है, अप्लाई करती है। शासन या प्रशासन स्तर पर उस नियम कानून को लगाया जाता है, और जो व्यक्ति कार्यपालिका या व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है, और सरकार में ये चीज़ें जो चल रही होती हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है। इसलिए मीडिया को सरकार का चौथा स्तंभ बोला गया है, फोर्थ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं हम? मीडिया या प्रेस को, है ना। लेकिन इस मॉडर्न युग में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी दी है कि जो मीडिया है, हाँ, वो कंगारू मीडिया की तरह काम ना करे, कंगारू ना बने वो। मतलब मीडिया का काम होता है जो सही है या जो चल रहा है उसको दिखाना, लिखना। मीडिया का काम ये नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या गलत है उस पर बहस करना, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। हर आदमी को जो नेशनल फ्लैग है उसको फहराने का अधिकार है। तीसरे में क्या कहा है? विज्ञापन का अधिकार। विज्ञापन का मतलब यह है कि जो भी प्रोडक्ट हैं किसी भी क्षेत्र के हैं, आप उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका विज्ञापन कर सकते हैं, ये भी आपको फ्रीडम है। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मतलब सूचना पाने का अधिकार है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है। सरकारों में क्या चल रहा है, देश के भीतर क्या चल रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, किसी भी संस्था के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, सूचना पा सकते हैं। ये भी 19 में ही आएगा, 19 के कै में। जानने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार है, लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान ये रखना है कि कोई व्यक्ति अपराध करके देश छोड़ कर नहीं जाएगा, उसे नहीं भागने दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, कभी कोई आदमी अपराध करे और कहने लगे जी मैं तो विदेश जाऊंगा अब, तो उसे नहीं जाने दिया जाएगा। तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं कहा है कि किसी भी जो टेलीकास्ट होता है ना, लाइव टेलीकास्ट, किसी भी चीज़ का आप आंखों देखा हाल प्रसारित कर सकते हैं, उसका आपको अधिकार है, ठीक है। तो यह है आर्टिकल 19। 19 में 6 प्रकार की आज़ादी हैं और कई सारी आज़ादियाँ 19 कै में आती हैं, जिसमें प्रेस इम्पोर्टेंट है। पेपर में आता प्रेस की आज़ादी या प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए, इसके बाद में आएगा अनुच्छेद नंबर 20। यह है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए, इसमें कुछ बातें कही गई हैं। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। जब तक उसने
किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। पहले तो इस बात को आप समझिए भाई, देखो अपराधी कौन होगा? अपराधी वही व्यक्ति तो होगा जिसने कानून का उल्लंघन किया है। बोलिए भाई, बताइए, एक व्यक्ति है, उसे आप तभी अपराधी बता सकते हैं, मान सकते हैं, जब वो कानून का उल्लंघन करेगा। और अगर किसी आदमी ने कानून का उल्लंघन नहीं करा है तो क्या वो अपराधी है? और अगर वो अपराधी नहीं है तो क्या उसे सज़ा मिलेगी? तो सज़ा कब मिलेगी? सज़ा कब मिलेगी? सज़ा तब मिलेगी जब अपराध किया होगा। तो लिखा देखिए, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने किसी विधि मतलब कानून का उल्लंघन न किया हो। अब एक बात बताइए, जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल पे क्या हेलमेट अनिवार्य है? भाई मोटरसाइकिल पे हेलमेट है। अब एक आदमी ने साइकिल चलाता हुआ निकल के गया तो उसे रोक लिया गया और उससे कहा गया कि तुम्हारा चालान बनेगा। उनने पूछा किस बात का चालान बनेगा? बोले तुमने हेलमेट नहीं लगाया। अच्छा बताइए, जब ये कानून अभी है ही नहीं कि साइकिल पे हेलमेट लगाया जाए, ये कानून ही नहीं है, तो क्या ऐसे आदमी को आप अपराधी घोषित कर देंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और आप हेलमेट नहीं लगाते हैं और मोटर वाहन पर हेलमेट लगाना अनिवार्य है और आपने अगर हेलमेट नहीं लगाया है तो फिर आप अपराधी हैं। इसके लिए आपको पनिश करा जाएगा, इसके लिए आपको चालान भरना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति को तब तक आप अपराधी घोषित नहीं करेंगे जब तक उसने कानून का कोई उल्लंघन ना करा हो। और अगर वो कानून ही नहीं है तो वो आदमी अपराधी कैसा हुआ? और अगर वो अपराधी नहीं है तो क्या उसे पनिश किया जाएगा? पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोष को सिद्ध करने की बात हो गई। दूसरा देखिए, इसी में दूसरी बात क्या लिखी गई है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। आप समझिए, एक अपराध की सजा एक ही होगी और अगर उसे सजा दे दी गई है तो अब दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। अब ये मामला क्या है, देखो, आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में कभी आपने सुना होगा, ऐसा पहला होता था कि जब हम छोटे थे तो चाय पी तो माँ ने कहा कि अपने अपने कप धो के लेकर आओ। हम भी अपना कप धोने के लिए चले गए। जैसे नल पर पहुँचे वो कप हाथ से छूट गया। कप हाथ से छूटा तो वो टूट गया। अब टूट गया तो जो बड़ी बहन थी वो भी वहीं पे जो है अपना कप धो रही थी। उसने पहले तो है ना, हाँ, 2 चपत मारे, है ना, तूने कप तोड़ दिया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो पहले तो बहन ने पीट लिया। उनने कहे थे मम्मी से कहूँगी अंदर को चल। तो उनने वहीं बैठे बैठे आवाज़ दी, बोली अम्मा इसने कप तोड़ दिया। अब अम्मा अंदर से आई तो उन्होंने 4-5 रैपटे उन्होंने मार दिए। है, बोले तूने कप तोड़ दिया, हाँ, आन दे अपने पापा को, तेरे पापा को। है, इसका मतलब क्या है कि अब हाँ, पिताजी आएंगे तो पिताजी से शिकायत रखी जाएगी कि इनने कप तोड़ दिया तो फिर पिताजी ने पीटा, है ना। तो यार अपराध एक हुआ, एक आदमी ने सज़ा दे दी, है ना। कितनी बार उस आदमी को सज़ा दोगे? अपराध एक हुआ है, एक बार सज़ा दी जाएगी किसी भी अपराध के लिए, एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो एक ही अपराध के लिए जब उसे सज़ा मिल चुकी है तो क्या उसी अपराध के लिए दोबारा सज़ा मिलेगी? है, तो इसलिए ये दोष सिद्धि के संबंध में ये कहा गया कि किसी व्यक्ति को
एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। एक अपराध एक सज़ा। अच्छा, किसी अपराध को करते समय हाँ व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार की धाराओं का उल्लंघन करा है। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने घर में लूटपाट करने का इरादा बनाया, तो लूटपाट का मुकदमा अलग लिखा जाएगा। बोलो। फिर उस घर में उन्होंने जो है घर पर उन लोगों ने हमला बोला, और हमला बोला तो उनके पास वेपन थे, हथियार थे, तो दूसरा केस हथियारों का लगेगा उनके ऊपर। तीसरा, उन्होंने वहाँ जाकर गाली गलौज करी, मारपीट करी, वो मुकदमा अलग लगेगा। वहाँ पर उन्होंने चोरी करी, वो मुकदमा उनके ऊपर अलग लगेगा। और अगर किसी को लहूलुहान कर दिया है, किसी को मार दिया है, तो वो केस फिर मर्डर का उनके ऊपर अलग लगेगा। ऐसे सब चीज़ें चलेंगी। सबके केस में कोर्ट अलग अलग जो है सुनवाई करेगा, अलग अलग उनको सज़ा देगा। तो जो मैक्सिमम सज़ा होगी वो सभी सज़ा उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। चलती जो है वो सभी सज़ाएं एक साथ हैं। ठीक है। चलिए, तीसरी बात कह रहे हैं, तीसरी बात बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे नारकोटिक्स, जैसे पॉलीग्राफी, जैसे ब्रेन प्रिंटिंग, आदि तरीके हो सकते हैं। भाई एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कहता है कि भैया तुमने मेरा पेन चुराया है, तो तुम ये पूछोगे किसके सामने चुराया है? कहोगे नहीं कहोगे? तो कहने लगा तुम ही बताओ तुमने किसके सामने चुराया है। अरे भाई मैं क्यों बताऊं? कौन बताएगा? भाई वो आदमी बताएगा जिसने उसके ऊपर आरोप लगाया है। अच्छा, सबूत ढूंढ कर कौन लाएगा? वही व्यक्ति तो लाएगा जो दूसरे कोई ऊपर आरोप लगा रिया है कि इसने घड़ी चुराई है या इसने ये अपराध करा है, हैं? लेकिन यह उस आदमी को बाध्य किया जाएगा जिसके ऊपर केस लगाया कि तू बता। इसलिए बोला गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, चाहे वो नारकोटिक्स का मामला हो, पॉलीग्राफी का मामला हो या ब्रेन प्रिंटिंग का मामला हो। ठीक है। तो ये सब बातें थी आर्टिकल नंबर 20 में। ठीक है। चलिए भाई, बाकी बाद में देखते हैं।